वेलकम टू माय चैनल कैमोरा। लास्ट टर्म पे हमने एसिड बेस सॉल्ट जो 10th के लिए था उसका फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था। आज हम सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे क्लास 10 के लिए एसिड बेस सॉल्ट का सेकंड लेक्चर जो है हमारा बेस। तो सबसे पहले बेस होते क्या हैं, बेस इसकी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले बेस का टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है, कड़वा होता है। जो टेस्ट करने में कड़वे होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे बेस होते हैं। जैसे हमारे एसिड खट्टे होते थे, बेस हमारे कैसे होते हैं, बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। ओके, डेफिनेशन क्या है, अ बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव्स हाइड्रोक्सिल OH- आयन। हाइड्रोक्सिल आयन जो होता है उसे OH- आयन कहते हैं। तो ये डेफिनेशन अर्गेनियस नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। तो ये डेफिनेशन ये बताती है कि ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व करने पर क्या देते हैं, हाइड्रोक्सिल OH- आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। अब कौन कौन से बेस हैं, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये सारे क्या है, बेस हैं। सब में क्या आ रहा है, OH आ रहा है ना। जब सब में OH आ रहा है, जिनमें OH आता है वो क्या होते हैं, हमारे बेस। क्योंकि जब पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या देंगे, एक K+ देगा और एक OH- देगा। ठीक है ना। तो ये क्या सारे क्या है, हमारे बेस है। अब इससे जुड़ा हुआ एक टर्म और है जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, वो है एल्कली। एल्कली क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल बेस इज नोन एज एल्कली। मतलब ऐसे बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एल्कली कहलाते हैं। मतलब बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो वो एल्कली हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल कौन सा हुआ, NaOH और KOH। तो ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जो क्या है, वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, तो ये एल्कली कहलाएंगे। ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट नॉट बेसिस आर, बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या मतलब है समझना कि एल्कली जो होंगे वो बेस जरूर होंगे, एल्कली बेस जरूर होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है जो बेस हो वो एल्कली जरूर हो। क्योंकि बेस बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो पानी में डिसॉल्व नहीं होगा उसे हम एल्कली नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बेस वाटर में डिसॉल्व होंगे उनको हम एल्कली कहेंगे, लेकिन सारे बेस क्या नहीं होते, एल्कली नहीं। अब जैसे लास्ट चैप्टर की तरह हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था लास्ट चैप्टर में एसिड का, उसी तरह से यहाँ क्लासिफिकेशन किसका है, बेस का। पहले क्लासिफिकेशन किस पे है, बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ पे बेस्ड है। मैंने क्या लिखा है, स्ट्रेंथ के बेस पर बेस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। स्ट्रॉन्ग कौन से हुए, KOH, NaOH, BeOH का होल ट्वाइस। वीक कौन से हुए, ये एग्जांपल हैं इनके। लेकिन स्ट्रॉन्ग और बेस कौन से होते हैं, तो जैसे लास्ट, अगर आपने लास्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें बताया था स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में। तो यहाँ पर बता देते हैं कि बेस स्ट्रॉन्ग कब होंगे, जो 100% अपने आयंस में ब्रेक हो जाएंगे। जैसे अगर मान लो जो हमने KOH लिखा तो K+ और OH में ये टूट रहा है। ठीक है, अब अगर 100 मॉलिक्यूल लिए हैं तो 100 के 100 अगर आयनाइज हो गए, यानी 100 K+ बन गए, तो उस कंडीशन में क्या कहलाएगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। अगर 100 लिए उसमें से 100 डिसोसिएट नहीं हुए, 70 हुए, 80 हुए, तो वो क्या कहलाएगा, तो हमारा वीक बेस कहलाएगा। मतलब इस पे डिपेंड करेगा कि हमारे मॉलिक्यूल कितने % आयनाइज हो रहे हैं, कितने % टूट रहे हैं। जो 100% टूटेंगे तब हम उन्हें स्ट्रॉन्ग कहेंगे, अदरवाइज उन्हें हम वीक कहेंगे। ठीक है, दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है, बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन के बेस पर जो हमारे बेस हैं वो दो पार्ट में डिवाइड किए गए, नंबर 1 कंसंट्रेटेड, नंबर 2 डाइल्यूट। जैसे एसिड में था सेम वैसे ही है। जिसमें एल्कली की % ज्यादा हो, हाई हो, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, कंसंट्रेट कहते हैं। डाइल्यूट कब होगा, जब एल्कली की % क्या होगी, लो होगी, तो हम उसे क्या कहेंगे, डाइल्यूट बेस कहेंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये भी बात समझ में आई होगी। तीसरा क्लासिफिकेशन जो है हमारा क्या है, बेस्ड ऑन द एसिडिटी ऑफ बेसिस। अब यहाँ पर एक टर्म आ रहा है एसिडिटी। अब एसिडिटी क्या होता है, एसिडिटी होता है नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस्ड। मतलब जितने OH- आयन प्रोड्यूस होते हैं किसी बेस से, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे क्या कहलाती है, एसिडिटी कहलाती है।
बेस की एसिडिटी होती है, एसिड की बेसिडिटी होती है। अब जैसे पहला है जो मोनो एसिडिक बेस, मतलब बेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, मोनो, डाई और ट्राई। मोनो एसिडिक बेस जिसमें एक OH दिखाई दे, देख रहे हैं यहाँ पर सिंगल OH है, तो ये तीनों क्या है हमारे, ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं, मोनो एसिडिक के। अब डाई एसिडिक कौन से होंगे, जिसमें OH कितने होंगे हमारे, 2 होंगे, तो ये क्या कहलाएंगे हमारे डाइबेसिक। और इसी तरह से जो नीचे है ट्राई एसिडिक बेस, उसमें क्या है, 3 OH हैं। अगर OH जितने होंगे, अगर 3 है तो हम उससे नाम क्या देंगे, ट्राई एसिडिक बेस। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ OH के बेस पर हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। जब एक OH होगा तो मोनो एसिडिक, 2 है तो डाई एसिडिक, 3 है तो ट्राई एसिडिक। ओके, हाँ, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो पहला है टेस्ट एंड फील, यानी जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, बिटर। ये अपने आज के लेक्चर के स्टार्टिंग में पढ़ा था, बेस जो होते हैं बिटर टेस्ट के होते हैं, और जो छूने में कैसे होते हैं, सोपी या स्लिपरी टू टच, साबुन की तरह के ये चिकने होते हैं छूने में। तो साबुन में जो ये जो सोपी टच आता है वो इन्हीं की प्रेजेंस की वजह से आता है, यानी जो रियल में साबुन का जो नेचर है वो इनकी वजह से। ओके, दूसरा है हमारा कोरेसिव नेचर। जो कोरेसिव नेचर है, जैसे हमारा एसिड था, एसिड का नेचर कोरेसिव होता है, वो स्किन को और क्लॉथ्स को डैमेज करता है। उसी तरह से जो बेस हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, बर्निंग एक्शन रखते हैं, इनका भी बर्निंग एक्शन होता है। ओके, अगला क्या है, एक्शन ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे और भी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम 3 इंडिकेटर के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन हमने एसिड के लिए जब पढ़ा था तो हमने बताया था बार, ब्लू को किसमें, रेड में कन्वर्ट कर देता है एसिड, बार बताया था, BAR। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, जो रेड है, रेड लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में। मतलब बेस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरा इंडिकेटर कौन सा है हमारा, मिथाइल ऑरेंज। जैसे नाम से क्लियर है हमारा ऑरेंज, ये ऑरेंज कलर का होता है, और ऑरेंज कलर का जो इंडिकेटर है, जब हम उसमें बेस ऐड कराते हैं तो वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तीसरा हमारा इंडिकेटर कौन सा है, फिनोक्थिलीन। फिनोक्थिलीन देखने में कैसा होता है, कलरलेस होता है, लेकिन जब उसमें हम बेस ऐड करते हैं तो एक बहुत सुंदर सा पिंक कलर बन जाता है। ठीक है, तो क्या बताया मैंने, जो हमारा कलरलेस फिनोक्थिलीन है वो कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है, जो हम क्या ऐड करते हैं, इसमें बेस ऐड करते हैं। 3 इंडिकेटर पढ़े, लिटमस के साथ रेड ब्लू में चेंज हो जाता है, मिथाइल ऑरेंज के साथ ऑरेंज कलर येलो में चेंज हो जाता है, और फिनोक्थिलीन कलरलेस होता है, वो बेस के साथ पिंक कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम देखकर, छूकर, महसूस करके जान सकते हैं। ठीक है, इसके लिए किसी भी केमिकल रिएक्शन को कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद जो है केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी हैं जिन्हें कराने के लिए हमें केमिकल रिएक्शन करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, रिएक्शन विद एसिड। हमने एसिड पढ़ा था तो रिएक्शन विद बेस पढ़ा था, अब बेस पढ़ रहे हैं तो रिएक्शन विद एसिड पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन दोनों का ही प्रोडक्ट क्या है, एक जैसा है, यानी फॉर्म सॉल्ट। एसिड बेस के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, और इस रिएक्शन का नाम क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या नाम है इसका, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत इजी सी रिएक्शन है, कोई बेस NaOH, यानी Na क्या होता है, प्लस होता है, और OH क्या होता है, माइनस होता है। NaH में H प्लस होता है, Cl माइनस होता है। अपोजिट के साथ इसमें रिएक्ट करा दो, यानी जो OH है वो H के साथ कंबाइन होकर वाटर बनाएगा, और NaCl के साथ कंबाइन होकर एक सॉल्ट बना लेगा, यानी NaCl क्या है, हमारा सॉल्ट है। अब आप किसी भी बेस की किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। इस रिएक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन जब हम सॉल्ट पढ़ेंगे तीसरे पार्ट में तब हम इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे।
ठीक है, अभी आप बस इतना समझ लो, एसिड और बेस कंबाइन होते हैं तो सॉल्ट बनता है और एक वाटर बनता है। तीसरी रिएक्शन, सॉरी, इसकी जो अगली रिएक्शन है वो क्या है, एल्कलीज लिबरेट अमोनिया फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट क्या होते हैं, अमोनियम सॉल्ट होते हैं जिनमें क्या देखोगे आप, NH4 प्लस देखो, प्लस आपको जनरली दिखेगा जब आप अकेला लिखोगे, अकेला जो होता है इसे अमोनियम आयन कहते हैं, लेकिन जब ये किसी के साथ होगा तो आप इसका प्लस नहीं देख पाओगे, क्यों, क्योंकि दूसरे का जो माइनस है वो उसको कैंसिल कर देता है। देखो जैसे यहाँ पर NH4Cl, क्या यहाँ पर नहीं दिख रहा आपको, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए यहाँ प्लस होता है और ये माइनस होता है। अब ये अमोनियम सॉल्ट है, ये जब NaOH बेस से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, देखें Na प्लस OH माइनस। सबसे पहली बात, Na प्लस Cl माइनस के साथ कंबाइन हो जाएगा, क्या बनेगा, NaCl। तो ये केमिकल रिएक्शन में जरूर ध्यान रखा करो कि पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ अप्लाई करने का अप्रोच, वहां से ही रिएक्शन हो जाती है, इजीली हो जाएगी। जो आपको रिएक्शन बहुत टफ लगती है बहुत इजी हो जाएगी। देखो जैसे Na और Cl, NaCl निकल गया, यहाँ से बचा NH4 और यहाँ से बचा OH। मैंने क्या बताया, जो NH4 होता है वो अपने आप में अनस्टेबल है, वो क्या करेगा, एक H अलग कर देगा, देख लेना यहाँ एक H अलग करेगा और क्या देगा, एक NH3। तो हमने क्या काम करा, अमोनिया की NH3 को हमने यहाँ निकाल दिया, एक H बचा इसके साथ, एक H और एक OH, क्या बनेगा, वाटर। फिर से सुन लो, जो NH4Cl होता है उसमें Cl किसके साथ चला गया, Na के साथ, और जो NH4 था वो किसमें टूटा, H में और NH3 में। NH3 अलग निकल गया, जो एक H था वो किसके साथ चला गया, OH के साथ, क्या बन गया, वाटर। सेम रिएक्शन ये बात आप खुद करना, ठीक है, वैसे मैंने कर दी है, क्या करना है इसमें, सेम है, बस Na की जगह क्या लगा देना है, ये लगा देना है, ये Cl, बाकी रिएक्शन सेम है। एक बार अपना दिमाग लगा के देखना है इसमें, ठीक है ना, क्या हो रहा है। अगला है, अगली रिएक्शन जो हमारी है वो है एल्कलीज एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम एयर। जो हमारे एयर है आप जानते हो, उसमें एयर में क्या होता है, नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होती है ना, उसके बाद ऑक्सीजन होती है, लेकिन उसमें से एक चीज और क्या होती है, वो होती है CO2, है ना। हम उस CO2 की बात कर रहे हैं जो एयर में प्रेजेंट होती है। तो NaOH क्या करता है, उस एयर की CO2 को लेकर किसमें कन्वर्ट कर देता है, कार्बोनेट में। किसमें कन्वर्ट हो गया है ये, कार्बोनेट, यानी CO2 किसमें कन्वर्ट हो गया, कार्बोनेट में, ठीक है। और यहाँ पर Na कितने लेने पड़े, हमें 2 लेने पड़े। अब यहाँ पर Na2 यहाँ से बन गया, 2 Na से Na2 बन गया, और एक O हमने इसको दे दिया, क्या बन गया, CO3, Na2CO3। अब यहाँ से क्या बचा, यहाँ से एक क्या बचा, OH बचा, ठीक है ना, एक OH बचा और एक H बचा, वो मिलके क्या बन गया, H2O बन गया हमारा, ठीक है। सेम रिएक्शन नीचे भी हो गई, यानी Na2CO3, Na की जगह क्या है, K है, तो क्या बनेगा, K2CO3, और प्लस क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ तक ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। ओके, नेक्स्ट अपनी केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ एल्कलीज विद मेटल। मतलब जो हमारे एल्कली है वो मेटल के साथ किस तरह से रिएक्शन करते हैं। पहली बात तो सम बेसिस लाइक NaOH एंड QH जो कुछ रिएक्टिव है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, विद एक्टिव मेटल, ये भी कुछ एक्टिव मेटल जिंक और एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, ठीक है। तो जरा हम इनकी रिएक्शन देखते हैं। जैसे Zn ने रिएक्शन करी NaOH के साथ, तो क्या बना, Na2ZnO2, और ये जो है इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम, और इंपॉर्टेंट ये बच्चे याद नहीं रख पाते हैं क्या होता है, इसका नाम होता है जिंकेट, जिंक से बना हुआ है इसलिए इसका नाम क्या है, जिंकेट, ठीक है ना। क्या बना, सोडियम जिंकेट, और क्या रिमूव हो गया, हाइड्रोजन, यानी बेस मेटल से रिएक्शन करके एक सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन रिमूव होती है। ये कुछ उसी तरह से है जैसे एसिड भी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं और क्या करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, उसके साथ हाइड्रोजन रिमूव होती है। तो ये मेटल की जो रिएक्शन है एसिड और बेस की एक तरह से है, इसलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है, बोर्ड में पूछी भी जाती है। दूसरी रिएक्शन एल्यूमिनियम की है। जब एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराता है वाटर के साथ, तो क्या बनता है, सोडियम एल्यूमिनेट, है ना। ये जो है AlO2 क्या बोलते हैं, इसे एल्यूमिनेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे ZnO2 क्या था, जिंकेट था, AlO2 क्या है, एल्यूमिनेट, है ना। मैं यही लिख दे रहा हूँ छोटा सा, एल्यूमिनेट, ठीक है। क्या है, एल्यूमिनेट है, यानी सोडियम एल्यूमिनेट। मैं पूरा ले रहा हूँ, जगह थोड़ी सी कम है, क्या हो जाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट, समझ जाना है इसे।
और यहाँ पर भी क्या रिमूव हो गया, हाइड्रोजन रिमूव हो गई, हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में चली गई। तो ये दोनों रिएक्शन ऐसी हैं जिसमें क्या होता है, मेटल रिएक्शन करती है बेस के साथ और हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है। ठीक है, इसके बाद जो इसकी एक और रिएक्शन है वो क्या है, एल्कलीज प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या होता है इसमें, जो एल्कलीज हैं, जैसे ये दोनों एल्कलीज जो हैं वो क्या करते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन शो करते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किनके साथ, कुछ सॉल्ट्स के साथ। ठीक है, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर हम करें जो कॉपर का क्लोराइड है ये, इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनता है, कॉपर का हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। ये जो होता है ब्लूइश व्हाइट पीपीटी होता है और इसके साथ NaCl अलग हो जाता है। ये जो पीपीटी होता है इसको आपने देखा होगा, इस तरह से नीचे एरो दिखाते हैं। पीपीटी क्या होता है पहले तो ये पता होगा। पीपीटी जो होता है एक ऐसा सब्सटेंस है जो बनने के बाद जो सॉल्युबल नहीं होता और बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पीपीटी कहते हैं। तो इस रिएक्शन में जो कॉपर का ये जो हाइड्रोक्साइड बनता है, जो कॉपर का हाइड्रोक्साइड है, ये कैसा बनता है, ब्लूइश वाइट पीपीटी है ना, ये ब्लूइश वाइट पीपीटी है। कॉपर के सॉल्ट, कॉपर का अगर आपने वैसे कलर देखा होगा कॉपर सल्फेट का, तो वो ब्लू कलर होता है, तो इसीलिए ये भी ब्लूइश वाइट पीपीटी है। ठीक है, इसी तरह से एक आयरन का जो सॉल्ट है वो क्या करता है, NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके FeOH का होल थ्राइस बनाता है। FeOH क्या है, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है और ये किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन पीपीटी। ये भी पीपीटी है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, ये भी बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा। और दूसरी चीज क्या बचेगी इसमें, अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ हमने पूरी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली। ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद जो हमारा बेस में बचता है वो है इसके कुछ इंपॉर्टेंट यूज, और उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बेसिस और उनके कुछ यूजेस बता रहे हैं, मैंने ये लिख दिए हैं, पूरा लिख नहीं रहा हूँ, पहले से लिख दिया ताकि आपका टाइम बच जाए। ठीक है, पहला बेस कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो नाम है कास्टिक सोडा, पेपर में कभी कभी कास्टिक सोडा के नाम से पूछ लेता है, बच्चों को सोडियम हाइड्रोक्साइड याद होता है, कास्टिक सोडा याद नहीं होता। ठीक है, कास्टिक सोडा जो है NaOH ही होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ आता है, ये काम है ना। सबसे पहले हमने बताया था ये सोपी टच वाला होता है, इसका मतलब ये है ये साबुन में पड़ता है। सबसे पहले मैंने बताया था साबुन में, पेपर में, सिल्क में, है ना, सब में ये एक तरह से एक रिफाइन का काम करता है, उनको साफ करने के प्रोसेस में इसका यूज होता है। ठीक है, मैंने क्या बताया कहाँ यूज होता है, ये साफ करने के प्रोसेस में, सोप में भी होता है, पेपर इंडस्ट्री में होता है। ठीक है, और सिल्क इंडस्ट्री, सिल्क रेयन जो होता है उसकी बात कर रहे हैं। दूसरा है इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, जो पेट्रोल निकलता है, जो अर्थ से पेट्रोल निकलता है, वो पेट्रोल जो होता है एकदम से प्योर नहीं होता, उसे रिफाइन करने की जरूरत होती है, साफ करने की जरूरत होती है। तो जहाँ साफ करने का काम आएगा वहाँ हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन एल्कली बैटरी, जैसे हमारी जो बैटरी होती है, बैटरी में जो हमारा जो लिक्विड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। याद रखना, काम की चीज है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, यानी जो सॉल्यूशन बैटरी में लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो जो बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें क्या मिला जाता है, उसमें एल्कलाइन सॉल्यूशन मिला जाता है। लेकिन ये बैटरी, ये जनरल बैटरी नहीं है जो आपके घर पे यूज करी जाती है, ये एल्कलाइन बैटरी होती है, उसमें ये यूज किया जाता है। दूसरा है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम स्लैग ग्लाइड भी कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड है, CaOH का होल्ड है, इसका नाम हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये केमिकल नेम होता है इसका। ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और स्लैगलाइन हम इसे जनरल उसमें बोल देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका ही केमिकल नेम है। ठीक, अब ये जो होता है इसको ये याद रखना, ये बिल्डिंग मटेरियल है बहुत अच्छा, तो इसलिए लिखा है इन प्रिपरेशन ऑफ मोर्टार, प्लास्टर एंड व्हाइट वॉश। व्हाइट वॉश करते हो यानी व्हाइट वॉश चूना करते हो, व्हाइट वॉश को व्हाइट करने के लिए मोर्टार, ठीक है ना, मोर्टार और प्लास्टर, प्लास्टर वगैरह जो होता है, सीमेंट है ना, सीमेंट का ये मेन कंपोनेंट है। ठीक है, कौन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो मोर्टार, प्लास्टर और व्हाइट वॉश को बनाने में क्या यूज होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये याद रखना कि हाउस जब बनाते हैं तो उसके लिए जो मेन कंपोनेंट जो यूज होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये उनमें जरूर यूज होता है। ठीक है ना, बिल्डिंग मटेरियल भी बोल देते हैं इसे। दूसरा क्या है, इन ब्लीचिंग पाउडर,
ब्लीचिंग पाउडर जो बनता है वो सॉल्ट में हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बनता है। ब्लीचिंग पाउडर का काम क्या होता है, कलर को उड़ा देना यानी डीकलराइज करना, ठीक है। तो जब वो बनता है तो वो इसी के साथ ही बनता है, इसी की प्रेजेंस से बनता है ना, इसी की रिएक्शन से बनता है। इसके बाद जो तीसरा सॉल्ट है वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH। अब NH4OH कहाँ यूज होता है, इन रिमूविंग ग्रीस फ्रॉम ग्लास, यानी ग्लास जैसे में अगर ग्रीस वगैरह लग जाए या फिर किसी तरह से डस्ट यानी कोई ऑयली सब्सटेंस अगर अटैच हो जाए तो उसको हटाने के लिए किसका यूज किया जाता है, बेस का यूज किया जाता है, कौन से, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। दूसरी बात, इन द फॉर्मेशन ऑफ नायलॉन प्लास्टिक PTC, जो हमारे प्लास्टिक होती है नायलॉन और प्लास्टिक जो होती है उसके मैन्युफैक्चर में भी इन बेस का यूज किया जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। और लास्ट जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सबसे इंपॉर्टेंट मतलब अकॉर्डिंग टू एग्जाम, ठीक है। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट ही हैं लेकिन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही कई बार पूछे जा चुका है। ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है MgOH का होल ट्वाइस, ये जो होता है याद रखना ये होता है एंटा एसिड, यानी ये क्या होता है, एक बहुत अच्छा एंटा एसिड होता है, याद रखना है, पूछा जाता है। ये एंटा एसिड होता है, ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ड्यू टू ओवर ईटिंग। जैसे अगर कभी हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो हमें को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है ना, हमारे अंदर हार्ट बर्न सा होने लगता है। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, इनो वगैरह लेते हैं, है ना, या फिर हम एक पिंक कलर की जो हमारी डाइजिन वगैरह की गोलियां आती है वो लेते हैं। वो सब क्या है, वो सब हमारी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की हैं। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, याद रखना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नाम से कई बार पूछा जा चुका है ये। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, यही होता है, ठीक है। तो ये चार हमारे इंपॉर्टेंट बेस थे, यहाँ हमने उनके यूज पढ़ लिए और हमने इनकी बेस की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 2 था। इसके बाद हम पार्ट 3 में सॉल्ट कवर करेंगे, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम लेंगे, जरूरत पड़ी तो आगे के पार्ट भी बनाएंगे इसमें, है ना। और यहाँ हम पूरा आपका 10th का चैप्टर खत्म करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है, लाइक करिए, हमसे जुड़े रहिए, आपको बिल्कुल फायदा होगा, ठीक है। और 10th में जितने बच्चे हैं सबको फायदा होगा, ठीक है। यही चैप्टर को, इस आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। धन्यवाद।